हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैंने 55 नंबर क्वेश्चन से इस इतिहास के क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूं, जो कि बिहार बीपीएससी में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह के बारे में जानते हैं क्या है? बघेरा विद्रोह 1818 इसमें अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। 1818 में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरा से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1920 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। बघेरा का युद्ध कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा में हुआ था, अंग्रेजी सेना के विरुद्ध हुआ था तथा और 1818 से 1819 ईस्वी के बीच अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया गया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। 1820 में क्या हो गया? समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण, मानव बलि प्रथा का निषेध करने का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी? जैसे कि अंग्रेजों ने मानव बलि प्रथा को बंद कर दिया, तो कौन सी प्रजाति उनका विद्रोह की? तो कुकी, खोंड, उमराव, नाइकदा। इसका हो जाएगा खोंड जनजाति थी। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर के बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्रों में होने के कारण ये वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। 37 से 56 तक विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि यानी मरीहा को प्रतिबंध करने का प्रयास, अंग्रेज द्वारा नए करों का कारोबार और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों साहूकारों को प्रवेश से संबंधित, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। 1800 यानी मानव बलि के खोंड जनजाति जो कि तमिलनाडु से लेकर मध्य बंगाल तथा मध्य भारत तक खोंड जनजाति ने मानव बलि को मतलब एक छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजाति जो कि झारखंड से रिलेटेड है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ। इसके नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में भी तिथि किसी भी विद्रोह की समय का नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह, यानी कोल विद्रोह जो क्या 31 से 36 ईस्वी तक चला। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह 55 से 56 तक चला। कोल विद्रोह 1831 से 36 से 6 साल चला। 55-56 में संथाल विद्रोह चला। मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में चला। अतः कोई भी विकल्प मान्य नहीं है। यानी कोल विद्रोह 1831 से 36, कोल विद्रोह 31 से 36 तथा 1855 से 56, मुंडा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह 1899, मुंडा विद्रोह 1899 तथा संथाल 55-56। 1855 इसमें संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को, मेजर बारो को हराया? मेजर बारो को, इसका उत्तर सी हो जाएगा। 1855 इसमें संथालों ने भागलपुर के क्षेत्र में भोगनाडीह तालुके के विद्रोह कर दिया। भोगनाडीह तालुके के विद्रोह कर दिए। उन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धो कान्हो तथा चांद और भैरव ने किया। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। मेजर बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई, जिसे पीर 35 युद्ध के संथालों ने हरा दिया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। कब खड़ा किया? तो मुंडाओं ने 1895 में विद्रोह करा कि मुंडा आदिवासी का विद्रोह 1899 से 1900 तक था। 1895 से 1899 से 1920 हुआ आदिवासियों का मुंडा 1895, याद रखें 1895।
1899 से 1920 के बीच इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जनजाति के सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सुखदारों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरकार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम 1895 ईस्वी थी, इसलिए विकल्प डी सही होगा। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह इसका उत्तर हम देख लेंगे एक बार। मुंडा विद्रोह 1895। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसका बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह महान हलचल के नाम से जाना जाता था। यह विद्रोह इस अवधि का सबसे प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खुटकंटी तथा मुरारी का जमींदार एक व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था के परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत की गई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप दिया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ तथा 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं, जो गैर आदिवासी दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 इसमें क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति के शासन स्थापित करने के विद्रोह का ऐलान किया तथा लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ लिए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गया तथा विद्रोह कुचल दिया गया, पर बिरसा अमर हो गया। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो रांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर के भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना, इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना तथा बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर यानी सिंह बोगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। 1899 से 1900 ईस्वी की। 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति के नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 की बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा तो झारखंड के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा आंदोलन असफल हो गया, झारखंड की राज्य व्यवस्था अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने तो झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन की गई। 15 नवंबर 2020 को 2000 को झारखंड का बंटवारा भी हुआ। हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 के दौरान हुआ था। हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान हुआ। हौज विद्रोह 20 से 21 के दौरान हुआ था, जिसका केंद्र था संथाल परगना। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21। 1820 से 21 हौज विद्रोह हुआ था। 20 से 21 1820 से 21 इसमें 16, 17, 19 दिया है, लेकिन इसको नहीं मारेंगे। 1820 से 21 में मारेंगे। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए? आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। काठियावाला, डी उत्तर हो जाए, इनमें से कोई नहीं। छोटानागपुर के हो और मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 ईस्वी तक छोटानागपुर के हो और मुंडा ने 1820-22 पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती देता इस क्षेत्र में। इस कारण 1837 में अशांति व्याप्त रहे। सिंध के जनजातियों ने लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। सिंध के जनजाति भी अंग्रेजों के विरुद्ध किया तथा आदिवासियों के विरुद्ध इसमें किसी का नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत की? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत की, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंट्रोल के विरुद्ध बगावत किया। हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त सभी जितने यानी विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलिगार तथा त्रावणकोर के दीवान तथा बेलुमपंथी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई? अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण, अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण तो लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड लिटन सबसे पहला वायसराय था लॉर्ड लिटन, उसके बाद रिपन, उसके बाद आया था। तो लिटन ने लिटन 2 नंबर का था। अफगानिस्तान लिटन से याद कर ले। उसके बाद इसका हम देख ले। पहले हैदराबाद के निजाम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत की। उसके बाद में लिटन अफगानिस्तान के विरुद्ध बगावत की। 1876 इसमें लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा था। 1878 इसमें द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध शुरू हो गया। 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि कर दी गई। नेक्स्ट, 1878 ईस्वी का बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट अफगानिस्तान के लिए लिटन और बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने ही लॉर्ड किया। लॉर्ड रिपन, वर्नाकुलर रिपन, लिटन के बाद रिपन है। 1818 वर्नाकुलर प्रेस रिपन, वर्ना रो आ रहा है तो रिपन लिखे, वर्ना इसको एक ट्रिक ले गए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। और अफगानिस्तान के विरुद्ध, अफगानिस्तान छोटा तो लॉर्ड लिटन तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्नाकुलर टू लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। भारतीयों को अंग्रेजी के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इसमें लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 80 में पारित हुआ। 78 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल। चलिए, इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया और इससे अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया था कि किसी भी भारतीय के समाचार पत्र के से ब्रांड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छपेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम का अधीन सोम प्रकाश भारत मिहिर तथा ढाका प्रकाश सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। चलिए, इसका उत्तर होगा 1800 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर लॉर्ड रिपन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ शुरू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ, ये होगा जमींदारों के साथ शुरू, अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ शुरू किया गया था। इसका उत्तर पढ़ेंगे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का कॉर्नवालिस भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली का शुभारंभ किया। इसे इस्तेमारी तथा जागीरदारी तथा मालगुजारी तथा बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भू स्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 10/11 कंपनी को तथा 1/11 भाग अपनी सेवा के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति यानी भद्र नवाब थे। छोटे पूंजीपति यानी 10/11 में 10/11 भाग कंपनी के, 1/11 भाग जमींदारों को दिया जाता था। चलिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो इसका कारण था
भू राजस्व भू राजस्व का राजस्व निर्णय। भू राजस्व बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण यही था कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व लगाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 इसमें लागू की गई थी, जो कि 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त के रूप में बदला। 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट नाम दे दिया अस्थायी बंदोबस्त को। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने के कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व एक निश्चित राशि तय करना था। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। खाली स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि का किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। तो इसका 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका व्याख्या देखेंगे। इसका 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसमें जमींदारों को कई अधिकार दिए गए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और मालिकों के किराए में बढ़ोतरी होने लगी। इस समय किसानों के विद्रोह के कारण था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों यानी जमींदारों तथा किराएदारों को अधिकार को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे अगला, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया था। मूल शंकर जिसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती के 1824 ईस्वी में 1824 गुजरात की स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म गुजरात की मौरवी सियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1807 में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त किया। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई तथा 1875 ईस्वी में उन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। अन्य रचनाएं पाखंड खंडन तथा वेदभाष्य भूमि तथा ऋग्वेदभाष्य तथा अद्वैत मंत्र का खंडन तथा पंच महायज्ञ विधि तथा बल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कोलकाता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा प्रकाशित होती है। 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गए। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसमें 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की तथा बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक बने। चलो एक क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? उदारवादियों के, यानी इसका हो जाएगा यंग इंडिया, इसका हो जाएगा लीडर। निम्न अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था तो लीडर। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थे। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थे। फ्री प्रेस जनरल न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया क्या थी? एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका थे, महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। लीडर समाचार पत्र के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। चलिए, मुख्यतः उदारवादी की नीतियों का प्रचार तो लीडर करते थे। लीडर जो थे, लीडर समाचार पत्र के संस्थापक संपादक मदन मोहन मालवीय थे। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाले लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को आकर्षित किया? 19वीं शताब्दी में जो धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को आकर्षित किया? तो धर्म और समाज किस वर्ग को आकर्षित किया? तो बुद्धिजीवी होना चाहिए, सॉरी। चलिए इसको देखते हैं। 19वीं शताब्दी की धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन के जनसंख्या के किस वर्ग को प्रभावित किया? बुद्धिजीवी तथा उच्च नगरीय उच्च जाति तथा निर्धनता निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। बुद्धिजीवी उच्च नगरीय उच्च जाति, बुद्धिजीवी नगरीय उच्च जाति, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इसको प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसको देखेंगे 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन, 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के इतिहास में विशेष ध्यान दिया गया। इसने यहाँ एक और धार्मिक सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अस्तित्व को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मा सम्मान और आत्म गौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी नगरीय उच्च जातियों के निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? पुनर्जागरण के पिता, तो इसका हो जाएगा डी उत्तर, राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन जी थे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक तथा आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, आत्मीय सभा के संस्थापक भी थे और पुनर्जागरण के पिता भी थे। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना की उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और स्वप्रमाणन यह विचार व्यक्त किया कि उन्होंने हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक ग्रंथों ने एक ब्राह्मण का उपदेश दिया। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषद का बांग्ला भाषा में अनुवाद भी किया। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी कब? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी को हुई थी। 1828 ईस्वी को हुई थी। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना किए थे, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने
कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण तथा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया तथा दिए गए विकल्प में कोई उत्तर नहीं है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में की गई। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तब लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, लेकिन 1829 में लागू किया तथा 1880 में पूरे मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, याद रखें, सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की द्वारा प्रेरणा से केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध तथा स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री को प्रोत्साहन देना तथा रानडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी का अंत तक सफलतापूर्वक रहा। चलिए इसका उत्तर, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नव हिंदूवाद के तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। यानी 19वीं शताब्दी के उत्तर में, यानी लास्ट में, 19वीं शताब्दी के लास्ट में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति से की। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद 1862 से 1902 को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचार के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिम संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छोड़ो कि बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया तथा यह निर्धनों के धनियों द्वारा पोषण कर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर या मानवता का अपमान करना। विवेकानंद ने कई राजनीतिक संदेश दिए, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों और भाषणों द्वारा कई पीढ़ियों में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त सुरक्षा। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आधुनिक पिता विवेकानंद को कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1897 डी में 1897 में की थी, 97 में की थी स्वामी विवेकानंद ने 1857। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। दक्षिण भारत के स्वामी रामकृष्ण परमहंस के थे, सबसे परम मित्र थे, शिष्य थे। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त तथा आगे चलकर स्वामी विवेकानंद ने 1863 से 1902 ईस्वी तक के नाम से प्रसिद्ध हुए। विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया था। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत का आधार वेदांत दर्शन है। मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता था।
मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश होता है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज था, आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किसने थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज। दयानंद सरस्वती का मूल शंकर नाम था। 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना, प्राचीन वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करना। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पश्चात प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय रूप में एक कर दिया जाए तथा धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद तथा अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा तथा तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्म कांडों को स्वीकार नहीं करते हुए वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काला तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले मुंबई में गठित किए गए। पुनः इसे 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज तथा पंडित गुरुदत्त तथा लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से एक थे तथा 1892 से 93 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करता था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करता था। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की तथा तत्पश्चात शिक्षा के समर्थन में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना की। इन लोगों ने क्या थी? तो दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना की। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली और गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 ईस्वी में अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मण एवं अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी तो मैडम एच.वी. ब्लाडवेस्की मैडम एच.वी. ब्लाडवेस्की ने की थी। इसका हम व्याख्या देख लेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एच.पी. ब्लाडवेस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्फ्रेड विलियम जॉन जज और अन्य द्वारा 1875 से न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी की संस्थापना 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी के मुख्यालय स्थापित किया गया, जो बाद में इनका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1828 में राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज तथा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद द्वारा 97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट आंगल आयरलैंड से थी तथा वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रहे। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी तथा वर्ष 1925 में कानपुर में हुए राष्ट्रीय विद्रोह कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी।
भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से? नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से? तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से नारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से, ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से नारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसको। प्रश्नगत विकल्प में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से शुरुआत हुआ। तो ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है तथा 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत के महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रामाबाई रानाडे रही है। रामाबाई रानाडे रही है। तो महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी पत्नी श्रीमती रामाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। यदि विकल्प में रामाबाई नाम होता तो यही उत्तर होता। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना और तारांकित किया। चलिए, नारी आंदोलन की प्रणेता ज्योतिबा फुले, जबकि इसका सही उत्तर क्या होगा? जबकि इसका सही उत्तर महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रामाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की। इसका सही विकल्प रामाबाई होता, लेकिन इसका उत्तर ज्योतिबा फुले माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया तथा लोकहितवादी सत्यशोधक समाज तथा रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा संयोजन सही है? तो गोपाल हरि इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर देख लेंगे, बी हो जाएगा। बी। आत्माराम पांडुरंग मोहनदास करमचंद गांधी तथा गोपाल हरि देशमुख ज्योतिबा फुले तथा नौरोजी फुरदौंजी विकल्पों में से सही संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। किसकी? प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन तथा हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में विख्यात है तथा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक नामक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 ईस्वी में नौरोजी फुरदौंजी ने सन अपने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदेवसन सभा की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प भी सही है। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो कि 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा नाई धोबी आंदोलन, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया। 1919 में नाई धोबी आंदोलन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया। नाई धोबी किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखेंगे इसका व्याख्या। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने है। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी तथा झिगुरू सिंह तथा दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाले अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे तथा वर्ष 1920 के बीच में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। इसमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। चलिए इसका दूसरा भाग देखेंगे। चलिए, पंजाब में भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भूमि हस्तांतरण 1895 होना चाहिए, नहीं 1900 में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिसमें कृषकों की भूमि का गैर
कृषकों के पास स्थानांतरित होना समाप्त हो गया। 1900 में पंजाब में भूमि हस्तांतरण शुरू किया गया। 1900 में भूमि हस्तांतरण पंजाब में शुरू किया गया 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवध के एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? एका आंदोलन, एका जमींदार, इसका हो जाएगा डी, लगान का नगद। अवध के एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन। एका आंदोलन 1921 से 1922 ईस्वी का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। पिछड़ी जाति के जाति मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में, जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबांकी तथा बहराची तथा सीतापुर में था। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी तथा उपज के रूप में लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था तथा जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था तथा फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों के प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। इसलिए इसका था अवध के एका आंदोलन लगान के नकद में परिवर्तन, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? सहजानंद बिहार के किसान आंदोलन के साथ थे। सहजानंद बिहार के किसान आंदोलन के साथ थे। इसका व्याख्या देखेंगे। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता थे। इनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा तथा उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना तथा किसानों के प्रति इसकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य और कृषि मंत्री थे। संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। संविधान जैसे लागू हुआ तो राष्ट्रपति बन गए तथा संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। 1946 में अंतरिम सरकार के गठन हो जाने के बाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। चलिए, और किसान आंदोलन भी थे, आंदोलन के नेता भी थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ का घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, जैसे लोग घेरले रहता है मंत्री विधायक को सुरक्षा देता है, तो वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली से संबंधित। वेलेजली भी था इसमें। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्रदान करने की भावना ने किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी बफर स्टेट बनाने का निर्णय लिया तथा इसके प्रयास से केवल अपने राज्य की रक्षा करना तथा हम भी यह कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुक्त अफगानों व मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाकर, और इस प्रकार अवध की रक्षा की बंगाल की रक्षा ही है। बेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंध में काफ़ी परिवर्तन है। बेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा कंपनी पर निर्भर करने के लिए बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ निम्नलिखित है। नेक्स्ट,
इसका देखेंगे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति तो वारेन हेस्टिंग ने लगाई थी और लॉर्ड ब्लेजली, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड ब्लेजली दोनों ऑप्शन में आएगा तो कोई मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका रियासतों के प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ इस प्रकार है। कंपनी का भारतीय रियासतों के समानता के लिए संघर्ष 1740 से 65, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति भी इसको कह सकते हैं 1765 से 1813, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857, 13 से 57, अधीनस्थ संघ की 1858 से 1835, 1858 से 1835, 1935, 1858 से 1935 तथा बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947, 1935 से 57, बराबर कहेगा तो 35 से 57, अधीनस्थ कहेगा 58 से 35, 58 से 18, 58 से 1935, अधीनस्थ पार्थक्य कहेगा अधीनस्थ संघ तो 58 से 35, 58 से 1935, अधीनस्थ पार्थक्य कहेगा तो 13 से 57, सुरक्षा प्रकोष्ठ कहेगा तो 15 से 1813, 1765 से 1813, 1765 से सुरक्षा प्रकोष्ठ, 1765 से 1813, अधीनस्थ की तो 1813 से 1857, 1813 से 57, अधीनस्थ संघ का और अधीनस्थ पार्थक्य 1813 से, अधीनस्थ संघ 1858 से 1835, बराबर के संघ 1835 से 1847, 1947। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दैत्य शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? बंगाल में तो वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट्स को समाप्त कर दिया, डुअल गवर्नमेंट्स को समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में यानी 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं कलकत्ता परिषद को आज्ञा दी कि वे स्वयं क्या करें, वे स्वयं दीवाने बने और बंगाल तथा बिहार उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपद्वीपों को यानी मोहम्मद राजा खां और बिहार के सिताब राय को पदच्युत किया, पद पर स्थापित कर दिया तथा दैत्य शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में मानी जाती है, बंगाल में 1765 में दैत्य शासन मानी जाती है। दो धारी गवर्नमेंट के अंतर्गत तो कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखी और निजाम के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करवाती रही थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी तथा क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। इससे प्रवर समिति को लिखा गया, यह नाम एक छाया आवश्यक है तथा इसको स्वीकार करना चाहिए। तो चलिए इसका क्वेश्चन था बंगाल में दैत्य शासन, तो बंगाल में दैत्य शासन वारेन हेस्टिंग। चलिए, लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? मराठा तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार कौन किए थे? पहले मराठा तो पेशवा बाजीराव किए थे। ब्लेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेज राजनीतिक परिधान में लाने के लिए सहायक संधि पर भारतीय राज्यों को सहायक संधि की नीति का प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था तथा वो सैन्य विकसित हुई थी। संभव डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य थे हैदराबाद। सहायक संधि कौन से स्वीकार किए थे? हैदराबाद 1998 में, मैसूर 99 में, 1799, तंजौर 1799, अक्टूबर 1799, अवध 1801 में, पेशवा दिसंबर 1802 में तथा बराड़ के भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, जोधपुर, जयपुर तथा मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर दौलत राव सिंधिया और जसवंत होकल दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1821 में जसवंत के भाई की हत्या करवा दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने
पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर वसीन में शरण ली। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों ने बेसिन की संधि की। 1802 को अंग्रेजों ने बेसिन की संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षिता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि मानी जाती है। चलिए, इसका क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को कौन स्वीकार किया? पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को 1877 में नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को 1877 में भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। इसका व्याख्या देखें, ब्रिटिश संसद ने राज्य उपाधि अधिनियम पारित किया। राज्य उपाधि अधिनियम पारित किया जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरवाजा का आयोजन कर उस उपाधि की घोषणा की। इसी समय दक्कन में भीषण आकार 1837 में पड़ा ठक सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपया व्यय किया तथा विशेषकर उस समय जब लोग भूख से मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज्य उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई तथा कोलकाता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरव बंसी बजा रहा था और रोम जेल में रह रहा था। नीरव बंसी बजा रहा था और रोम जेल में रह रहा था। इसकी तुलना कौन की थी? तो एक पत्रिका में की थी, दिल्ली दरबार के एक पत्रिका में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी बम्बई प्रेसिडेंसी? तो बम्बई प्रेसिडेंसी इनमें से कोई नहीं की थी। इसका उत्तर देखेंगे 1855 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बम्बई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता, केटी तेलोंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलोंग, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। विचार का प्रचार प्रसार करना था। बम्बई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। तीनों आदमी ने मिलकर किया था बम्बई प्रेसिडेंसी। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। बम्बई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी जिससे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन के भारत संघ सुरेंद्र नाथ संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कौन संस्था थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले की संस्था थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। नेक्स्ट, यानी 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कोलकाता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख तथा महत्वपूर्ण थी जिसे कांग्रेस के पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी।
नेक्स्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 में हटाया गया। 1874 सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। 1874 में हटा दिया गया। यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी। द्वितीय भारतीय थे, ICS की परीक्षा पास की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट यानी बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुए थे। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटाया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1875 में द्वितीय व्यक्ति थे। 1874-75 में इन्हें 74 भी ऑप्शन रहेगा, इन्हें पद से हटा दिया गया। नेक्स्ट, राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधार को लेकर के पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय जी थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले राजा राम मोहन थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्य और विकास पर कई लेखे लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया। कुछ राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश, कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाला प्रथम व्यक्ति मानते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक आंदोलन का प्रथम व्यक्ति मानते हैं, जबकि उत्तर सही होना चाहिए। भारतीय सुधारों के लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय तो राजा राम मोहन राय। कुछ लोग बनर्जी को भी बताते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 84 में बी राघवाचारी की जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई। सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई 84 में। महाजन महासभा की स्थापना 1884 में की गई। 1884 में की गई, इसका कोई उत्तर नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ हुम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे। एओ हुम अवकाश प्राप्त अधिकारी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने की थी। इसके प्रथम महासचिव एओ हुम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव एओ हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 एओ हुम ने, जो कि अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे, 1850 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी एओ हुम के द्वारा। एलन ऑक्टोलियो हुम जो किए थे और शिमला में बस गए थे। 1884 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का अग्रदूत था। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की थी कि दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाए। इसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत
संस्कृत पाठशाला मुंबई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस गठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलो ऑक्टोलियो होम बी उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका हो जाएगा असैनिक सेवक थे। असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो असैनिक सेवक थे। असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुंबई में हुआ था प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ था। अब मुंबई में बोलता है। इसमें पहले कुछ 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जिसमें 38 प्रतिनिधि मुंबई महाप्रांत के तथा 21 मद्रास के तथा 3 सदस्य बंगाल से तथा 7 उत्तर प्रदेश तथा अवध से 3 उत्तर प्रदेश और अवध से 3 तथा 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कि एवोहूम इसके सचिव थे। एवोहूम क्या थे? एवोहूम इसके सचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रथम अधिवेशन की मुंबई में हुई थी और इसके अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। एवोहूम इसके सचिव थे। दूसरे कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता दूसरे दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रथम हो गया आपको अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा हो गया तथा इसके सचिव थे एओ ऑक्टोलियो होम तथा दूसरे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्षता गणेश दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 बेलग्राम की अध्यक्षता की। चलिए दोस्तों, यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं 113 नंबर पे। 114 से हम आएंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।